हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी सविका के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। सविका को अपने घर में आंगन को सजाने का बहुत शौक था, जिसके चलते उसने अपने आंगन को अनेकों अच्छे अच्छे गमले, बड़े बड़े महंगे झूले और नकली घास की मैटों से सजाया था। ये सब देखकर रानी को भी अपने घर के आंगन को सजाने का दिल चाहता है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से वो अपने अरमानों को दिल में ही रखती है। तभी एक दिन सुबह के समय रानी अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी। तभी उसका पति रामू, जो सविका के घर में ही ड्राइवरी का काम करता था, उसके पास आकर कहता है, क्या बात है रानी, आज काम पर नहीं जाना क्या? इतने आराम से बैठी हो सुबह सुबह। जाना है, अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। मन ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है कि तुम परेशान हो, वरना तुम अपने काम से कभी काम चोरी नहीं करती हो, मैं जानता हूँ। जी वो बात तो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो हमारा घर चलता है। ये तुमने सही कहा, लेकिन परेशान क्यों हो ये तो बताओ ना। परेशान नहीं हूँ जी, बस थोड़ा उदास हूँ। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है जिसे सोचकर तुम उदास हो? आपने सविका मालकिन का आंगन देखा है ना, कितना सुंदर है। हाँ, तो मालकिन के आंगन से तुम्हारी उदासी का क्या कनेक्शन है? कैसे भोलू पति है मेरा कहने का मतलब है, मुझे मालकिन का आंगन बहुत सुंदर लगता है। मुझे भी अपने घर का आंगन उन्हीं की तरह करना है, उन्हीं की तरह सजाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कहाँ मालकिन कहाँ हम, उनकी बराबरी करना छोड़ दो। हम उनके आंगन की तरह अपना आंगन नहीं सजा सकते। इतना सोचने से पहले थोड़ा अपनी गरीबी पर भी नजर डाल लिया होता। मैं जा रहा हूँ काम पर, यहाँ बैठकर ये तुम फालतू की बातें सोचो। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी रानी अपने आप से कहती है, ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, अब मुझे ही अपने घर के आंगन को सजाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो काम पर चलना ही पड़ेगा, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। रानी इतना कहकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि सविका अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठी चाय पी रही है। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, आज थोड़ी देर हो गई आने में और आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पीनी पड़ी। कोई बात नहीं रानी, अगर एक दिन खुद चाय बना ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मुझे पता था कि तुम देर से आओगी, मुझे रामू ने बता दिया था। आप नाराज नहीं है मुझसे? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। सविका मालकिन कितनी अच्छी है दिल की, कोई और होता पता नहीं कितना सुना देता देर से आने पे। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं मालकिन, कुछ खास नहीं। रानी और सविका की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सविका की बेटी रूही सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उन दोनों के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इसका मतलब नौकरों के होते हुए भी आपको काम करना पड़ेगा? मुझे बिना लंच के कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, कामचोर। नहीं रूही बेटी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए देर लगी आने में। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मालकिन नहीं बोलो, समझी? तुम जैसे गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखती मैं। रूही, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? जाने दीजिए मालकिन, बच्ची है अभी, सब सीख जाएगी समय आने पर। शायद आप भूल रही हैं माँ कि ये बड़ी होने के साथ साथ घर की नौकर भी है हमारी, और मैं आपकी तरह नौकरों से मुंह नहीं लगाती। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रानी भी जाकर अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन उसे तो बस अपने आंगन को अपनी मालकिन की तरह सुंदर आंगन बनाना था। और ऐसे ही एक दिन रात को सोते हुए रामू की अचानक आँख खुलती है और वो रानी को बैठा देखकर कहता है, यार, तुम अब आधी रात में बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए बैठी हूँ। और मैं क्या सोच रही हूँ इस चीज से आपको क्या फर्क पड़ता है? बस घर के आंगन को सजाने की बात छोड़कर कोई और बात है तो बताओ। नहीं, और कुछ नहीं। तब तुम बैठो आराम से, रात भर सोचो, मैं चला सोने, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ ठीक है, आप सोइए ना, आपको किसने मना किया है? हाँ ठीक है। रामू इतना कहकर फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह रानी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन लता वहाँ आती है और रानी को उदास देखकर उससे पूछती है, जिस पर रानी उसे अपने मन की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद लता कहती है, तेरी बातें सुनने के बाद मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हम गरीब लोग अमीरों की तरह महंगी महंगी चीजों से तो अपने आंगन को नहीं सजा सकते, लेकिन हाँ, जैसे गांव के लोग सजाते हैं वैसे तो सजा सकते हैं। वैसे भी तेरा कच्चा आंगन है। हाँ वैसे तो बात तो सही कह रही है, इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था।
गांव के लोग भी अपने घर के आंगन को कितने अच्छे से सजा के रखते हैं। मुझ जैसी गरीब का सुंदर आंगन का सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हाँ, ये बात तूने सही कही। चल अब मैं भी चलती हूँ, मुझे घर में बहुत काम है। लता की बात सुनकर रानी अपने घर के आंगन को सजाने के लिए बड़े बड़े गमलों की जगह तरह तरह के फूलों के पौधे लगाती है और नकली घास की मैटों की जगह पार्क से असली घास के कुछ गट्ठर लाकर उन्हें अपने कच्चे आंगन की मिट्टी में लगाती है और उन्हें पानी देकर सींचना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। उसकी कच्ची मिट्टी के आंगन में हरी भरी घासें आती है और सभी पौधों में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ बैठने के लिए महंगे झूलों की जगह अपने ही आंगन में घासों की छोटी छोटी चटाई बनाकर डाल देती है, जिससे गरीब रानी का आंगन सविका के आंगन से भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता था। रानी अपने आंगन को देखकर खुश हो रही थी कि तभी सविका की बेटी रूही वहाँ आती है और उसके आंगन को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम ये सब कर रही हो और माँ को लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम काम पे नहीं आ रही हो, इसलिए माँ ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है। मालकिन मैं वैसे आने ही वाली थी, बस थोड़ा अपना आंगन सजाने में लगी थी, इसलिए देर हो गई। वैसे भी तुम आकर क्या करोगी? अभी तो सिर्फ तुमने हमारे आंगन की कॉपी की है, और क्या पता और दिन काम किया तो पता नहीं क्या क्या करोगी। क्या पता तुम हमारे घर में काम करने के बहाने चोरी कर लो, क्या पता अपने घर सजाने के चक्कर में। मालकिन आप ये क्या कह रही हैं? आखिर मैं चोरी क्यों करूंगी? इतने सालों से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, वैसे तुम्हारा आंगन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या क्या चोरी किया है तुमने अपना आंगन सजाने के लिए? मैं अभी माँ को लेके आती हूँ, वही आपसे पूछेंगी। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी माँ सविका को लेकर रानी के घर आती है, जहाँ सविका रानी के आंगन को देखकर दंग रह जाती है और उससे कहती है, क्या बात है रानी, तुम्हारे घर का आंगन तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर तो मेरे घर का आंगन भी नहीं लग रहा है, जिसे मैंने इतनी महंगी महंगी चीजों से सजाया है। वही तो कह रही हूँ मैं माँ, जरूर इन्होंने कोई चोरी की होगी, तभी तो इनका आंगन इतना अच्छा लग रहा है। नहीं मालकिन, छोटी मालकिन गलत समझ रही है। जब मैंने आपके घर के आंगन को इतना सजे हुए देखा तो मेरा भी मन किया कि मैं भी अपने घर के आंगन को सजाऊं, जिसके बाद मुझ गरीब के पास जो कुछ भी था मैंने उसी से अपना आंगन सजाया है, कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ रानी, तुम चोरी नहीं करोगी, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी को सब कुछ तो दे पाई, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखा पाई। लेकिन सच में आज एक गरीब का आंगन एक अमीर के आंगन से बहुत सुंदर लग रहा है। और तुम रूही, तुम अगर अपनी अमीरी की पट्टी उतार कर देखोगे ना, तो तुम्हें दिखाई देगा कि रानी ने कोई चोरी नहीं की है। अपनी माँ सविका की बात सुनने के बाद रूही को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानी से अपनी गलती की माफी मांगती है, जिसके बाद फिर कभी रूही रानी को उसके गरीब होने का ताना नहीं मारती और इस तरह से गरीब रानी अपने घर का आंगन सजाने के सपने को पूरा करती है। शोभा अपने घर पर बैठी हुई अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही होती है, तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त प्रिया का कॉल आता है। शोभा फोन को पिक करके स्पीकर पर कर देती है और प्रिया बोलती है, हेलो भिखारन, क्या कर रही है? साली तू होगी भिखारन, मैं तो सेक्सो हूँ। ओहो मेरी सेक्सो, अब बता भी क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ बस, तू बता। यार मैं भी बोर हो रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। रुक, मैं संजना को कॉल पर लेती हूँ और अंजू को भी देखे तो वो दोनों बंदरिया क्या कर रही हैं। इतना कहकर शोभा अंजू और संजना को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है और प्रिया बोलती है, यार क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैगी खा रही हूँ। कुछ नहीं यार, वेली बैठी हूँ। यार काफी दिन हो गए हैं, हम मिले भी नहीं हैं और तो और बोर भी हो रहे हैं। तो क्यों ना, मुझे पता है, तो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। सही है यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं हम, सबको सबके दिल का हाल पता है। ठीक है फिर जल्दी से रेडी होकर सब मुझे मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलो। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त रेडी होकर मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलती हैं और फिर चारों सहेलियां मेट्रो से सफर तय करके मॉल पहुंचती हैं और मॉल के अंदर जाकर अंजू बोलती है, यार मुझे भूख लग गई, पहले कुछ खा ले फिर शॉपिंग करेंगे। यार तू हपसी तो लगती नहीं है किसी एंगल से, फिर उनकी तरह खाती क्यों है? यार तो घर से मैगी खाकर आई है और रास्ते और मेट्रो में भी चल रही थी, अबे कितना खाती है। अबे यार बस करो, और तू ये ले, ये खा, समझी?
और जब तक शॉपिंग खत्म नहीं हो जाती ना, खाने का जिक्र भी मत करियो, नहीं तो गिरा गिरा के मारूंगी तुझे। ठीक है यार, तुम सब तो राशन पानी लेकर चढ़ गई मुझ पे। अंजू की बात सुनकर चारों हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो सब शॉपिंग करने लाइफस्टाइल स्टोर में जाती हैं, जहां पर सेल चल रही होती है और सभी अलग अलग ब्रांड पर अलग अलग ऑफर थे। तभी प्रिया की नजर जैक एंड जॉन्स के मर्चेंडाइज पर चली जाती है, जहां पर 50% ऑफ की सेल थी और वो बोलती है, सुनो सब वो देखो, वहाँ 50% ऑफ है, चलो सबसे पहले वहाँ चेक करते हैं। हाँ यार, इनका रफ पैटर्न और फेडेड कलर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहीं खड़ी दिमाग का हलवा बनाती रहेगी क्या? चल ना। हाँ हाँ जल्दी चल। चारों सहेलियां मिलकर जैक एंड जॉन्स के काउंटर पर जाती हैं और अपने लिए जीन्स लेने लगती है। तभी अंजू बोलती है, यार मुझे नहीं पसंद आ रहा एक भी, मेरे पेट में भूख से गुड़गुड़ हो रहा है। अरे कमीनी, तो कपड़े फाड़ के खा ले हमारे, जब देखो भूख का रहा ना बसता ही रहता है तेरा। शॉपिंग करने देगी या नहीं? ओए तुझे कुछ नहीं लेना तो एक काम कर, तू ये बैग और हमारे फोन संभाल ले, ठीक है? और हाँ देख ले, गिरना नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ यार, तुझे तो शॉपिंग पे लाने से पहले ना वो लेबर वाला डब्बा होता है ना खाने का, वो भर के लाना चाहिए था। यार करो तुम शॉपिंग, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। जिसके बाद अंजू चुपचाप खड़ी हो जाती है और प्रिया, शोभा, संजना तीनों अपने लिए कपड़े पसंद करती हैं और ढेर सारे कपड़े लेकर ट्रायल रूम में जाती हैं। फिर बारी बारी सब अपनी पसंद किए हुए कपड़ों को पहन पहन कर देखती हैं और जो फिट आते हैं उन्हें रख लेती हैं और बाकी के कपड़ों को वहीं छोड़ देती हैं। ऐसे ही काफी देर तक सब मॉल घूमती हैं और बिलिंग करवाकर कपड़े लेकर मॉल से बाहर आती है और तभी शोभा बोलती है, यार मॉल से कपड़े लेने भी ना आम लुटने के बराबर हो गया, सारे पैसे उड़ गए, थोड़े ही बचे हैं। हाँ यार, नंग मलंग हो गए हम तो यार आफत भी तो तुझे ही आई हुई थी लेने की, ब्रांड के टैग देखेगी तो पैसा तो लगेगा ही ना। सभी की बातें सुनकर अंजू बोलती है, अब तुम सबका ब्रांड खरीदने का गेम पूरा हो गया हो तो मैं लेकर चलती हूँ शॉपिंग पर, इससे भी अच्छे कपड़े दिला दूंगी, वो भी सस्ते में। वही सही बोल रही है तू, या भूखे पेट तेरा दिमाग हिल गया है मोटी। तुम सब चलो तो मेरे साथ, खुद ही देख लेना। चल इतना बोल ही रही है तो चल देते हैं, देखते हैं कौन सा सुपरमार्केट है इसका। जिसके बाद अंजू उन तीनों को एक काफी बड़े होलसेल मार्केट में लेकर जाती है, जहां पर हर ब्रांड के कपड़े पर रीजनेबल प्राइस ऑफर थे, जिसे देखकर प्रिया बोलती है, ओ भैंस की आँख, शाबाश मेरे चीते, क्या मस्त जगह लेकर आई है शॉपिंग के लिए। सही में यार, यहाँ तो एक से बढ़कर एक ड्रेस है और सब मस्त है, बजट के अंदर भी है यार। तभी तो लाई हूँ, अब खुद भी शॉपिंग करो और तीनों की तीनों एक एक ड्रेस मुझे भी दिलवाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चीथड़े दिलवाऊंगी तुझे, पहन के नाचियो उसे। गंदी शक्ल गंदी बात, चल आगे। आई बड़ी मुझे नचाने वाली, तेरे जैसी ना मेरे यहाँ नाली साफ करने आती है। ओ बेटे साली, तुझे पता भी है तेरे जैसी ना मेरे घर के बाथरूम साफ करती है, आई बड़ी। हो गया तुम दोनों का सफाई अभियान, तो फिर जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। हाँ शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी की बहस बाद में कर लेना। ठीक है। और उसके बाद चारों सहेलियां अलग अलग दुकान पर जाकर शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं और इस बार वो कपड़ों के साथ साथ सैंडल, बैग और ज्वेलरीज जैसी कई चीजें लेती है। इसी के साथ उन्हें शाम हो जाती है और अब चारों को जोर की भूख लगती है। चारों हाथ में अपनी शॉपिंग बैग लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं और खाना पीना खाती हैं। जिसके बाद बिल पे करने की बारी आती है और चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। तभी संजना बोलती है, अब बिल कौन देगा? जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। मुझे नहीं पता, मेरे पास आइडिया है। चल फिर मेरी चिमकांडी जल्दी से बता दे। हम सब अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और वेटर जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसको ही बिल पे करना होगा। तेरी बात सही है, आज फैसला वेटर का होगा। ठीक है, मंजूर है। ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। जिसके बाद सभी लोग अपना अपना कार्ड निकालकर एक प्लेट में रख देते हैं और जैसे ही वेटर उनके पास बिल लेकर आता है, तभी प्रिया उसके सामने सारे कार्ड्स रखती है और उसमें से एक कार्ड चुनने को बोलती है और वेटर सब कार्ड में से अंजू का कार्ड चुनता है और खाने का सारा बिल अंजू भरती है। और तभी शोभा बोलती है, लो भाई,
हमने तुझे कपड़े लेकर दिए, अब तू हमारा पेट भर रही है। बेटा भगवान सब देख रहा है, सारा हिसाब किताब साथ के साथ करता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। मन तो कर रहा है ना घर के लिए भी पैक करवा लूँ और एक बार और खा लूँ खाना। हाँ हाँ खा ले, भैंस होती जा रही है खा खा कर। फ्री का खाना तो तुझे बहुत बचता है। अपनी ये बकलोलबाजी बंद रखो दोनों, चलो जल्दी यहाँ से। अब चारों सहेलियाँ मिलकर रेस्टोरेंट से बाहर आती है। तभी कुछ दूर चलते ही उनको एक सेल नजर आती है, जहाँ सेल्समैन जोर जोर से बोल रहा होता है। ले लो, रास्ते का माल रास्ते में। गुच्ची है, पराडा है, एडिडास है, नाइकी है, प्रोलाइन है, यूएस पोलो है, रेंगलर है, सारे हैं। देवियों सज्जनों जल्दी आओ, जल्दी उठो। भाभी जी को मनाओ, गर्लफ्रेंड को पटाओ। ले जाओ 50 रुपए 40 रुपए से ज्यादा कोई आइटम नहीं है, ले जाओ। सेल्समैन की आवाज सुनकर चारों एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती है। तभी अंजू बोलती है, नहीं फिर से नहीं। नहीं ये तो होगा ही। अबे बकरियों मुंह क्या देख रही हो? सेल खत्म होने का वेट कर रही हो क्या? ओए जल्दी चल। यार पगला गए हैं हम, दोस्ती में भी और शॉपिंग में भी। चलो भूतनियों। और उसके बाद चारों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेल की तरफ दौड़ती हैं और बचे कुचे पैसे भी शॉपिंग में उड़ा देती हैं और फिर हाथों में शॉपिंग के बैग लिए पैदल ही घर जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।